हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी का एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और हम लोग ने इसको कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, या पॉलिनोमियल के बाद जो हम लोग का चैप्टर होगा डिस्कस करने के लिए, वो चैप्टर होगा कौन सा? लीनियर लीनियर linear equations into in one variable, in two variable, linear equations in two variable। ठीक है, ये हमारा चैप्टर होगा जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, हमारा चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखो, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? इन अलजेब्रा एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज mathematical statement consisting of an equal symbol between two algebraic expressions that have the same value। देखो यहां पर क्या है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन वो कौन सी है? कंसिस्टिंग पार्ट ऑफ एन इक्वल सिंबल between two algebraic expressions that have the same value। ठीक है, algebraic expressions क्या होते हैं मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था। ठीक है, अगर दो algebraic expressions इक्वल सिंबल के साथ एलएचएस और आरएचएस साइड पर लिखे हैं, ठीक है, और उनकी सेम वैल्यू हो, ठीक है, तो वो पूरी क्या बनाती है? एक इक्वेशन बनाती है। जैसे हम आपको दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने दे दिया 3x+2 इज इक्वल टू 5x+9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू algebraic expressions that have the same value। इन दोनों की वैल्यू कैसी हो? सेम वैल्यू हो, और दोनों लोग कैसे हो? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो दोनों, उन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हो? इक्वल का साइन लगा हो। ठीक है, इक्वल का साइन लगा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यहां से हम एक्स की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ क्या हो, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ क्या हो, एक्सप्रेशन ही हो। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, 5x+9 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये भी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कांस्टेंट फॉर्म में 24 के बराबर है। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट फॉर्म में 24 के बराबर है। बराबर कहां से हुआ? जो मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक एल्जेब्रिक, सॉरी, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है 5। क्या है? 5 यहाँ पर कोफिशिएंट होगा, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था कि जिसका भी हम लोग कोफिशिएंट जानना चाहते हैं, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमें उसमें कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो अब जैसे उसमें मैंने पूछ लिया एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वही जो है एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हम आपसे ये कह देते हैं कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 5x³ + 9x² + 3x+d। अब जैसे हम इसमें ये पूछ लें कि यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताओगे सर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सर 3 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट बिल्कुल सही है। अगर हम पूछेंगे बेटे यहाँ पे बता दो कि x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट 5 मल्टीप्लाई में, x³ के साथ मल्टीप्लाई में। अगर हम पूछें कि बेटे बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁴, तो आप क्या बोलोगे? सर 0 होगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर x⁴ टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो बस सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर x क्या है? x एक वेरिएबल है। x क्या है? x एक वेरिएबल है, बिकॉज x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और x के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक, अब ये प्लस क्या है? ये बेसिकली क्या कर रहा है? 5x और 9 को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ऑपरेट मतलब क्या कर रहा है? उसको प्लस कर रहा है। प्लस करके हमें आंसर रिजल्ट क्या दे रहा है? रिजल्ट दे रहा है 24। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। ये ऑपरेटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद देख लो ये 9 क्या है? 9 क्या है? 9 तो सर एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, बेसिक सी बात है, 9 एक कांस्टेंट होगा।
और ये 5x प्लस 9 अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और जब इनको हम लोग अलग अलग अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये टर्म होगा, क्या होगा, टर्म। अलग अलग ये दोनों क्या होंगे, टर्म होंगे। अब ये 9 कैसा टर्म है, तो कांस्टेंट है। 9 कैसा टर्म है, कांस्टेंट है। 5x कैसा टर्म होगा, अगर हम पूछे 5x कैसा टर्म होगा, तो आप 5x को अगर कंप्लीट फॉर्म में देख रहे हैं तो ये भी एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल। ठीक है, यहाँ 5, मानी बात है कि 5 यहाँ पर जो है क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। आप कहोगे सर 5 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। बट एक्स साथ में लगा है, किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है तो वो कंप्लीट फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी वेरिएबल कहलाती है। क्यों, क्योंकि अगर लिखा है 5x, अब अगर हम x की वैल्यू रख दें 1 तो वैल्यू 5 ही रहेगी। अगर हम x की वैल्यू रख दें 2 तो 10 हो जाएगी। तो देखो वैल्यू क्या हो रही है, x की वैल्यू चेंज करने पर कंप्लीट वैल्यू चेंज हो रही है। कंप्लीट वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई ये 5x हमारा क्या होगा, 5x हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इक्वल का साइन है, और 24 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये आपका इतना यहाँ से कंप्लीट होता है। इक्वेशन क्या होगी, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वैल्यू में बिल्कुल सेम है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो वो पूरी फॉर्म क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाती है। ठीक, चलो इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये क्या होता है, देखो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको एक चीज बताई थी। आप पॉलिनोमियल में जाओ, मैंने जो पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस किया था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि ऐसा एक पॉलिनोमियल, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। बस यहाँ पर क्या है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, दो पॉलिनोमियल होंगे जो कि इक्वल सिंबल के साथ एलएचएस आरएचएस पोर्शन में लिखे होंगे, तो वो हमारी बन जाएगी इक्वेशन। और जब वो मेरी बन जाएगी इक्वेशन, लेकिन वहां पे जो वेरिएबल होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। 1 के अलावा 2 3 4 कुछ भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर मतलब होता है क्या, 1। ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अगर क्वाड्रेटिक लिखा होता तो हम पावर मैक्सिमम 2 लेते, क्यूबिक लिखा होता तो 3 लेते। समझ रहे हो ना बात को। चलो, तो जैसे लीनियर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैं सीधे एग्जांपल से बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझना बात को। ठीक है, जैसे लिखा है आपके सामने 3x प्लस वाई इक्वल टू 2y प्लस एक्स प्लस 9, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, या आप कह सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो देख लो ये मैंने इक्वेशन एज रैंडमली लिख दी है। ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब यहां पर देखो, अगर हम पहले वाले में चलते हैं, ठीक है, तो यहां देखो मेरे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है ना, क्योंकि दो वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दो वेरिएबल है, इधर भी देखो दो वेरिएबल है। ठीक, जरूरी नहीं कि दोनों तरफ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, मतलब दोनों तरफ ही एक्स वाई होना जरूरी नहीं, क्योंकि आप नीचे वाले में देखो तो नीचे वाले में एक ही तरफ है। ठीक है, बस ये है कि जो भी इक्वेशन है वहां पर दो वेरिएबल आने चाहिए और इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो दो वेरिएबल आ गए ना, दो वेरिएबल, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया। बट आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है हमारे, इन दोनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वैल्यू में 3 के बराबर है। ठीक है, जो कि वैल्यू में 3 के बराबर है, तो ये तो बन गई इक्वेशन। बट यहाँ पर दो वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है, टू वेरिएबल, ओके। और दोनों वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, दोनों वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 1 है। तो लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है आगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये तो हमारी होगी लीनियर इक्वेशन हो। जैसे कभी भी क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे बोल दिया गया 3x प्लस 9y इज इक्वल टू -6। एक आपको लीनियर इक्वेशन दे दी गई और कहा गया फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक, ये वैल्यू बोल दिया गया। तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, वेयर ए इज द कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ए इज द कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज कांस्टेंट। ठीक है, सी एक टर्म है जो कांस्टेंट टर्म होगा। यहां पर ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी नेवर बी जीरो। वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैल्यू ए और बी की जीरो नहीं होनी चाहिए। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ठीक है, ए बी सी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और ए क्या होगा, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, अब सर ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्या सर सी जीरो हो सकता है, बेशक सी जीरो हो सकता है, बट ए और बी जीरो नहीं करेंगे। क्यों, अगर हम ए या बी दोनों को जीरो कर दें या ए में या बी में से किसी एक को जीरो कर दें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर देखो आपने यहां पर ए जीरो कर दिया तो होगा क्या, ए जीरो करने के बाद जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से और एक्स को गैप कर देगा। जब एक्स ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां से बी वाई प्लस सी। और जब बी वाई प्लस सी बच जाएगा तो है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वेश्चन भी रहेगी, लेकिन क्या इन टू वेरिएबल रहेगी। जब x खत्म हो गया, जब x ही नहीं बचा, अब y बचा है केवल, और c तो हमारा कांस्टेंट है, c तो हमारा कांस्टेंट नंबर है। जैसे अब यहां समझो, यहां अगर x की वैल्यू जीरो होती तो क्या x का टर्म एग्जिट करता, नहीं करता, वो खत्म हो जाता। तो बचता क्या, 9y इक्वल टू -6, यानी कि केवल एक ही वेरिएबल बचता हमारे पास y। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं टू वेरिएबल्स का अस्तित्व खत्म हो चुका होता। तो टू वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो भैया a और b समाप्त हो जाएंगे। अगर दोनों रख दिए तुमने तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। a और b अगर तुम रख दोगे यहाँ पर जीरो तो x और y दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या हमारे पास c। ठीक है, तो ये तो किसी भी कीमत पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहला सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस कंडीशन को कि अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनका कोफिशिएंट जीरो नहीं करना है, जिससे उस इक्वेशन का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब सर जो क्वेश्चन आपने दिया था वो कैसे करेंगे, देखो ये आपकी हो गई है क्या, यहाँ पर ए एंड बी ऐसे मैं लिख दे रहा हूं याद रखने के लिए, नेवर बी जीरो। ए और बी हमारे जीरो नहीं होने चाहिए। अब हमसे पूछा गया है स्मॉल स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल कोई मतलब नहीं है, ए बी सी की वैल्यू बता दो। तो हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन को, जो हमें इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करके हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखो कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, 6 ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। ठीक, लिखी इक्वेशन वही है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको हम कंपेयर करते हैं। देखो यहां रख रहे हैं हम 3x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको कंपेयर। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे कंपेयर तो क्या निकल के आएगा, देखो x यहां भी है, x यहां भी है, तो a की वैल्यू क्या। आप ये मत कंफ्यूज होना सर यहाँ कैपिटल ए वहां स्मॉल ए है। ठीक है, लो मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहां से ए की वैल्यू क्या होगी बेटे, 3 आ गई है। अगर हम बोले बेटे बी की वैल्यू क्या है तो आप बताओगे सर 9 है, एंड सी की वैल्यू क्या है तो आप बताओगे बेटे 6 है। कितना टिपिकल क्वेश्चन था, कितना टफ क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको करना क्या, आपको एक क्वेश्चन दे दी जाएगी, पूछी जाएगी कि इसमें से ए बी सी की वैल्यू बता दो, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को याद रखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वहां से इसको आपको कंपेयर कर देना है। जब कंपेयर कर दोगे तो वहां से आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हम कह देते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अब आंसर क्या होता,
अब आप ये मत कहना अरे सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो प्लस में है, आपकी क्वेश्चन तो माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से a की वैल्यू 3 ही रहेगी, बट अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी -9, और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी। बस इतना अंतर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर है ना? तो आपको इस तरीके से कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म। आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस पे हम अभी आपको 2-3 क्वेश्चन और करा रहे हैं। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखना है, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम लिख देते हैं ना। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। कितनी है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। नेक्स्ट 2x इक्वल टू y। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इनसे हमें क्या करना है? इनसे हमें a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ये लिखा हुआ है ना। अच्छा ये देखो इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। सबको एक तरफ कर लो। अब जरा कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर भी x का कोफिशिएंट a है, दोनों जगह x है, तो a की वैल्यू क्या? a की वैल्यू 2। क्लियर? यहां देखो y, तो b की वैल्यू क्या? b की वैल्यू 3। और यहां देखो c, तो c की जगह पर क्या आ जाएगा बेटे? c की जगह पे आ जाएगा -4.37। क्या आ जाएगा? -4.37। बहुत इजी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या दिया है? x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। देखो x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, ये दे रखा है ना आपको। अब देखो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम कर सकते हैं क्या? x √3y इधर लेके आओ बेटे, -√3y हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है। अब फिर से कंपेयर कर दो। x का कोफिशिएंट क्या? a। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या सर कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या मान लेते हैं? 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? सबसे पहले a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी? y का कोफिशिएंट यहाँ b है, और यहाँ y का कोफिशिएंट -√3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू -√3, और c इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। देखो कितना टफ क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट पार्ट है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये दिया हुआ है ना। तो ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं? इसको पलट दे रहे हैं। मतलब आरएचएस को एलएचएस में लिख दे रहे हैं, एलएचएस को आरएचएस में लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करेंगे हम लोग? सबको एक तरफ कर लेंगे। लो मैंने कर लिया। क्लियर? अब क्या करेंगे सर? आप कुछ ना करो, अब जल्दी से इसको कंपेयर कर दो। ठीक है, तो कंपेयर कर देते हैं। x का कोफिशिएंट क्या? 5, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या? a, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? a की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू जाएगी -3, क्योंकि यहाँ देखो y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू -3। ठीक। और c इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं लास्ट 2x इक्वल टू y। अब इसमें क्या करेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर c गायब हो गया है, तो मैंने बोला था कि c हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे वेरिएबल रहने चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। और यहाँ हर इक्वेशन में देख लो x और y की मैक्सिमम पावर क्या है? तो 1 है, कहीं भी 2 नहीं लगी हुई है। जब कोई पावर ना लगी हो तो हमेशा 1 लेट करते हैं, इसीलिए ये चारों क्वेश्चन कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है। अब इसको फिर से कंपेयर कर लेते हैं। तो बेटे देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। y की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी? y की वैल्यू, सॉरी y नहीं ना, x की वैल्यू, यहाँ a b की वैल्यू निकालने हम लोग। किसकी निकालना है? a और b c की वैल्यू निकालना है हम लोग। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? देखो b की वैल्यू हो जाएगी -1, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो -1, और c है ये नहीं, तो c की इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये होता है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर हो गया इतना? अब इनको हमें दो वेरिएबल में चेंज करना है, टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन भी होनी चाहिए और टू वेरिएबल में चेंज भी होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है क्या, x इज इक्वल टू -5 लिखा है ना। अब देखो यहाँ पर y नहीं है, तो हमें एक ऐसी क्वेश्चन लिखनी है, ठीक है, कि हमें दो वेरिएबल भी दिखाई दें, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कोई डिफरेंस ना पड़े। तो देखो अगर देखो हमें यहाँ से x तो गायब नहीं करना है, तो x के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब अपने मन से हम कोई डिजिट तो लगा नहीं देंगे, और x को एग्जिट भी करना है, तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या रखेंगे, 1, क्योंकि 1 हमेशा हर नंबर हर वेरिएबल के साथ छुपा रहता है, दिखता नहीं है वो। ठीक है, और फिर आगे क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ y नहीं है, लेकिन हमें आपको ऐसे शो करना है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, लेकिन y होना भी नहीं चाहिए और y शो भी करना चाहिए। अरे सर ये कैसे आप बोल रहे हैं, मतलब y होना भी नहीं चाहिए और y शो भी करना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 0 × 1। देखो y शो भी कर रहा है और y है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कैसा, कैसा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्वेश्चन कैसी लिखी हुई है, इन टू वेरिएबल है, लीनियर, क्योंकि x और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। और है देखो कैसे दिख कैसे रहा है, कि डेसिमल मत समझना बेटे, ये मल्टीप्लाई है, इसको डेसिमल ना समझ लेना। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो बेटे तो आप मल्टीप्लाई लगा लेना, ठीक। तो देखो यहाँ पर x तो एग्जिट कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन में भी था, लेकिन y को हमें एग्जिट नहीं कराना है, लेकिन हमें शो इस तरीके से करना है कि जो पूरी क्वेश्चन है वो हम इन टू वेरिएबल दिखाई दे। तो दिख रही है ना, ठीक है, दो वेरिएबल में ही। तो अब अगला देख लेते हैं, इसको भी ऐसे शो करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी शो करना है। अब की y रियल में है एक क्वेश्चन में, लेकिन x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब की हम करेंगे 0 × x प्लस 1 × y इक्वल टू 2। ये लीजिए सर, अब इसमें भी दिखाई दे रहा है कि इन टू वेरिएबल में क्वेश्चन लिखी है, बट x यहाँ पर रियल में नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट हमारे क्वेश्चन में x नहीं है। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब दिखा क्या है, 2x इज इक्वल टू 3। ये देखो 2x इज इक्वल टू 3, जब y है ही नहीं तो 2x इक्वल टू 3 ही तो बचेगा। लेकिन हमारी जो क्वेश्चन बनी है कैसी बनी है भाई, देखो कितनी अच्छी क्वेश्चन बन गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई है ना। दिख तो हमें रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट क्या ये रियल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो y कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बट हमें उसको कन्वर्ट करना है, बस शो करना है, ठीक है। अगला देखो 5y इक्वल टू 2, बहुत इजी, ठीक है। अब इन सबको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 को ट्रांसफर कर लिया, इधर देख लो, इधर देख लो, 2x -3 इक्वल टू 0, लास्ट वाला देख लो, 0 .x प्लस 5y -2 इक्वल टू 0। ऐसे भी तो हम इनको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे, याद करो हम सबको एक तरफ कब लाते थे, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1, 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस स्टेटमेंट को लिखो बेटा पहले, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इस ये स्टेटमेंट जो बेटा आपको लिखा हुआ है ना, इस स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और वो लीनियर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। तो कैसे किया जाए, देखो अगर हम इसको लेट कर ले, यहां पर दो चीजें हैं बेटे, देखो एक है पेन एक है नोटबुक, तो हम लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। इतना क्लियर है? अब देखो दोनों में कंडीशन क्या बोल रहा है, अब देखो कैसे बनाएंगे। इधर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ पेन, इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन है y, और बेटे कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है x। अब स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, है ना। जो पेन की कॉस्ट है उसका ट्वाइस कर दे तो जो रुपीस आएगा वो नोटबुक के प्राइस के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना। अब जब दोनों हो गए बराबर, हमने क्या बोला था, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो एक इक्वल साइन के साथ ऐड मतलब लिखे गए हो और दोनों की वैल्यू सेम हो। तो देखो इसने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो कॉस्ट है नोटबुक की, जितनी कॉस्ट है नोटबुक की, अगर उतनी ही कॉस्ट हमें पेन की बनानी हो तो हम क्या करेंगे, पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये देखो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस अ कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब दोनों हो गए आपस में बराबर, तो हमने लगा दिया इक्वल का साइन, और यहां से देखो तो आपकी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई। देखो 2y इक्वल टू एक्स, एक्स कर लो ट्रांसफर, ये इक्वल टू हो गया 0, और ये आपका हो गया बेटे क्या, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कंपेयर करना है, वही वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिए हैं और इसको हम लोग क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बता दी बेटे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर क्या हमेशा ए बी सी कैपिटल में लिखेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, स्मॉल में कर दे रहे हैं, स्मॉल ए एक्स स्मॉल बी एक्स स्मॉल सी इक्वल टू 0, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप दोनों को बोल सकते हैं कंपेयर करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आता है स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू बता दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ तो कैपिटल कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन टू वेरिएबल, लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। 4 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, बाकी हम आपके सामने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 एंड 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड लास्ट x इक्वल टू 3y, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इन चारों को डिस्कस करते हैं, ठीक। और 4 पार्ट और बचेंगे, 4 पार्ट, वो आपके लिए रहेगा। आपको लगाना बहुत इजी है, नहीं लगता तो कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं जल्दी इसको देखता हूं। अब देखो मैं सीधे ए और बी और सी की वैल्यू लिखूंगा बेटे, ए बी एंड सी की वैल्यू लिखूंगा, ठीक। ऐसे नहीं, इसको बढ़िया चार्ट बना देते हैं ना, चार्ट, चार्ट ना समझना, चार्ट, ए बी सी। अब देखो पहले क्वेश्चन में देखो x से कंपेयर करो, x से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b से कंपेयर करो सेकंड वाले टर्म से x, और यहाँ x दोनों तरफ आ गया क्या, y ना। तो देखो यहाँ पर y वाला टर्म कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या 3, और अगर c कंपेयर करो तो देखो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। अब आ गया सी की वैल्यू क्या, माइनस 9.35 बार। अगला देख सकते हैं बेटे, अगला क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी -1/5, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे -10। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी बेटे, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू बेटे कितने, वाई में देख लो, वाई में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,
और सी की वैल्यू बेटे देख लो, सी की वैल्यू अब 6 इधर लेके आओगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। देख लो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देख लो, इसको लिख सकते हैं हम लोग x - 3y इक्वल टू 0। सबको एक तरफ कर लो, जब कंपेयर करना हो सबको एक तरफ कर लो। तो यहां देखो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू जाएगी आपकी 1, b की वैल्यू क्या -3 एंड c की वैल्यू क्या, सर c तो यहाँ है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं। तो बेटे आज हम लोग ने एक क्वेश्चन को समझ लिया, लीनियर क्वेश्चन को समझ लिया, और हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 भी फिनिश कर ली है। 4 पार्ट बचे, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। और बुक कौन सी चलती है सर, बुक एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक कहलाती है एनसीईआरटी। ठीक है, वही मैं यहाँ पर इसमें फोकस कर रहा हूँ। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसमें है 2 क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में 8 पार्ट, जिसे मैंने 4 पार्ट यहाँ आपको समझा दिए हैं। एग्जाम्पल में भी मैंने 4 पार्ट आपको समझा दिए हैं। अब आपको 4 पार्ट खुद से करने हैं, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कहीं डाउट होता है तो मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए।